नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं, जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। बिहार पुलिस या बिहार ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेट चलने वाला है। तो आप अपना पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, जिसमें मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। आगामी बिहार पुलिस परीक्षा को देखते हुए बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन सेट कराया जाता है। जैसे कल चलने वाला है ऑफलाइन सेट, तो उस ऑफलाइन सेट का सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन सेट मारना चाहते हैं वो, हमारा संस्थान चलता है, संस्थान का नाम है मिश्रा स्टडी सेंटर। संस्थान चलता है ब्रह्मपुर में। और संस्थान के बारे में जानकारी लेने के लिए नंबर है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर से इस संस्थान की जानकारी ले सकते हैं। संस्थान का पता है ब्रह्मपुर रोड, ब्रह्मपुर शिव मंदिर रोड, कुमार मॉल के बगल में। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पेपर पे नोट देखिएगा आप लोग का कितना सही जा रहा है। 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसमें आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव से, देश की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से, और अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए संविधान संशोधन भारतीय संविधान के, इसका वर्णन है भाग 20 में संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। यहाँ पूछा है प्रथमा संविधान संशोधन। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रथमा संविधान संशोधन। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथमा संविधान संशोधन। तो प्रथमा संविधान संशोधन जो है, प्रथमा संविधान संशोधन यह हुआ था 1951 में। और इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, 9वीं अनुसूची को प्रथमा संविधान संशोधन के तहत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो प्रथमा संविधान संशोधन के तहत। इस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो इस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, का वर्णन है। अब यहाँ से इस आधार पे इस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का वर्णन है। तो प्रथमा संविधान संशोधन में किसका वर्णन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमि सुधार अधिनियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुसूची की संख्या कितनी है। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची की संख्या के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो चलिए अनुसूची की संख्या देखेंगे हम।
अनुसूची की संख्या पूछ देगा तो यहाँ से 2 आता है। एक आ जाएगा मूल संविधान, मूल संविधान में एक आ जाएगा वर्तमान में। तो वर्तमान में इसकी संख्या है 12 और मूल संविधान में इसकी संख्या थी 8। मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 और वर्तमान में कितना है? 12। यहाँ से एक नोट याद कर लेंगे, यहाँ से एक नोट याद हो जाएगा। नोट अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन 368 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 4 के तहत किया जाएगा। तो चलिए इस सारे फैक्ट को आप लोग अपने कोई उतार लीजिएगा, हट जा रही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टोटल क्वेश्चन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार स्वतंत्रता का वर्णन है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 2 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रता वर्णन है? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में समझेंगे हम लोग। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता पूछेगा। न्याय कितने प्रकार का है? 3। स्वतंत्रता पूछे कितने प्रकार का है? 5। पूछेगा संशोधन कितनी बार हुआ है? संशोधन हुआ है 1 बार। तो पूछेगा कौन कौन से न्याय का वर्णन है? न्याय देख लीजिए, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। पहला होता है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी स्वतंत्रता। तो चलिए स्वतंत्रता के बारे में सबसे पहले पूछेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन सा? सबसे पहले हो जाएगा अवसर की समानता, दूसरा हो जाएगा, पहला होता है अवसर की समानता, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा हो जाएगा उपासना की स्वतंत्रता, चौथा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता, और अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा कौन सी स्वतंत्रता है? आप लोग कमेंट बता के भेजिएगा। पांचवी स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है?
चलिए पांचवा आप लोग कमेंट बताएंगे पांचवा स्वतंत्रता कौन सा है। पांचवा स्वतंत्रता अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट बताएंगे कौन सी स्वतंत्रता है पांचवा। आगे पूछेगा एग्जाम में, संशोधन कितनी बार हुआ है? संशोधन एक बार हुआ है। कब हुआ है पहला संशोधन? तो पहला संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द पूछे कौन कौन सा? तो सबसे पहला हो जाएगा, पहला शब्द जो हो जाएगा समाजवादी। दूसरा हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। और तीसरा हो जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो क्या लिखेगा स्वतंत्रता? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है भारत में नए राज्य सृजन करने वाला विधेयक संसद में पारित होता है। नया राज्य के बारे में बात कर दे। यहाँ पे क्या लिखा है? नए राज्य सृजन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में नए राज्य सृजन का पहले अधिकार किसके पास होता है? ये पूछ देगा अधिकार। तो ये अधिकार होता है संसद के पास। नए राज्य सृजन करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है? तो पूछेगा नए राज्य का सृजन होता है अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्य का निर्माण होता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2, संसद नए राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या राज्य के क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 किसके पास होता है अधिकार? संसद के पास होता है। और संसद नए राज्य के निर्माण करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग करती है। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत का। साधारण बहुमत क्या होता है? संसद से पारित होने के बाद उसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा में पारित के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। यही नए राज्य का सृजन होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनके बारे में यानी कि संविधान में निर्वाचन आयोग, पहले इस बात को ध्यान में समझते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग इसका वर्णन है भारतीय संविधान में। निर्वाचन आयोग का वर्णन है भाग 15 और अनुच्छेद हो जाता है 324 से 329। निर्वाचन आयोग का वर्णन होता है भाग 15 और अनुच्छेद होता है 324 से 329। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयोग का जो हेड होता है, जो हेड होते हैं, वह मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय बनाया गया है। यह होता है त्रिसदस्यीय में क्या होते हैं? एक तो हो जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और 2 निकल जाते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन, इनके पद का वर्णन है, इनके पद का वर्णन अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। इनके पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 326 क्या बताता है? अनुच्छेद 326 बताता है कि वयस्क मताधिकार। अब इसमें क्या किया गया है? वयस्क मताधिकार को लेकर हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। और इस संशोधन के तहत क्या बोला गया था? इस संशोधन के तहत कहा बोला गया था कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इस संशोधन के तहत क्या बोला गया था? इस संशोधन के तहत बोला गया था कि मत देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। 18 वर्ष किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब फिर पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो होती है, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? 324 के तहत। और अनुच्छेद 325 क्या बताता है? कि धर्म वंश लिंग जाति के आधार पे मतदाता सूची तैयार नहीं की जाएगी। धर्म लिंग वंश जाति के आधार पे मतदाता सूची को तैयार नहीं किया जाएगा। तो चलिए इसे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जनहित याचिका अर्थात PIL, जनहित याचिका, इस जनहित याचिका इसको बोला जाता है PIL। पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भागवती। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भागवती। पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस भाग में है? यहाँ से पूछेगा वर्णन, भाग पूछ देगा तो भाग याद रखिएगा, भाग 5। और अनुच्छेद पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में होता है CJI की नियुक्ति पूछेगा। अनुच्छेद, इनकी नियुक्ति का अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद याद रखिएगा 124 ग। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका वर्णन है किस अनुच्छेद में? 124 में। और जिस समय PIL लागू हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था? PN भागवती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदनों के सदस्य होते हैं? संसद के निम्न सदन, पहले संसद समझते हैं। संसद, चलिए संसद के बारे में थोड़ा देखते हैं। पूछेगा संसद का वर्णन जो होगा, इनका वर्णन कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद हो जाएगा 79। भारत में एक संसद होंगे किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत। संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के अंग
तो संसद के अंग को दो भागों में बांटते हैं हम। पहला हो जाएगा सदन, सदन, और दूसरा हो जाएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सदन में कौन कौन आता है? सदन में दो सदन आते हैं, एक होता है उच्च सदन, उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उस सदन को किसे कहते हैं? उस सदन कहते हैं राज्यसभा को, राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहता है? निम्न सदन कहता है लोकसभा को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सदनों को संचालन करने के लिए कमेटी होती है, उसी कमेटी से क्वेश्चन पूछा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद का वर्णन 79 में, उच्च सदन का वर्णन होता है 80 में, अनुच्छेद 80 में, इनका वर्णन होगा अनुच्छेद 80 में, 80 में, और इनका वर्णन होगा निम्न सदन का लोकसभा का वर्णन 81 में। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के पद का वर्णन होता है 52 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या 250 और लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है 552, 550 + 2 552। अब इन सदनों को संचालन करने के लिए कमेटियां बनी हैं, इन सदन को संचालन करने के लिए कमेटी बनी है। इसमें से कमेटी में से पहला कमेटी है लोक लेखा समिति, सबसे पहला है लोक लेखा कमेटी, लोक लेखा समिति। इस कमेटी में, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यसभा, और लोकसभा से आते हैं 15 सदस्य। 15 सदस्य कहाँ से आता है? लोकसभा से। राज्यसभा से 7 सदस्य, लोकसभा से 15 सदस्य। दूसरे कमेटी का नाम है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य, और 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। 30 के 30 सदस्य कहाँ से आते हैं? तीस सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। लोकसभा। और एक है लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। इस समिति में भी होता है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न सदन से आते हैं, केवल निम्न सदन से। यहाँ पे देखिए लगाया है केवल निम्न सदन, तो आंसर क्या हो जाएगा? निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राक्कलन समिति। आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग का वर्णन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, यानी पहला का एक 2 में है, चलिए इसको काट देंगे। दूसरा है राष्ट्रपति पर क्षमादान, क्षमादान होता है 72 में। दूसरा का भी, चलिए दूसरा का भी इसको काट देंगे। आगे है भारत में एक महान्यायवादी, महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में, यानी तीसरा का सी, इसको काट देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूछेगा महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? 76 में। और संसद का सत्रवासान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति भंग करते हैं। महाभियोग भारत में केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4 भाग 5 में, भाग
4 में, भाग 4 में, क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 4 का मूल कर्तव्य है, तो नीति निषेध तत्व का वर्णन भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। नीति निषेध तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर भेजेंगे, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? चलिए इसका राजधानी आप लोग बताएंगे, राजधानी, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? चलिए ये क्वेश्चन में आप लोग से रहा। अब पूछेगा एग्जाम में कि नीति निषेध तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह किस बात में है? तो अनुच्छेद 36 बताता है नीति निषेध तत्व का परिभाषा। नीति निषेध तत्व का परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 36 में। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 37 कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 के तहत। और अनुच्छेद 38 क्या बता रहा है? चलिए अनुच्छेद 38 के बारे में जान जाएंगे। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, एक सेकेंड, चलिए अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 38 क्या हो जाएगा? राज्य में लोक कल्याण में वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का वर्णन, व्यवस्था का वर्णन। और अनुच्छेद 39 पूछ देगा तो सामान्य कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में एक और खंड आता है, अनुच्छेद 39 क पूछता है, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क पूछ सकता है। अनुच्छेद 39 क ये भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 39 क अगर पूछे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता। यह बात किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 39 क में। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि नीति निषेध तत्व किस अनुच्छेद में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? चलिए पिछला क्वेश्चन बताए थे कि 3 प्रकार की न्याय की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकतांत्रिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोकतांत्रिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को ... तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 26-27, 25-26, 28-29 और 29-30। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये करेंट अफेयर है, इसका आंसर हो जाएगा 26-27। आंसर क्या हो जाएगा? 26-27।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना, इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी रहेगी? कब तक जारी रहेगा? 26-27 तक, अगले साल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? चलिए 103 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन कब हुआ था? हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। इसका संबंध किस चीज़ से है? आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सहायता प्रदान करना। यानी EWS के लिए है, EWS, इकोनॉमिक विकल सेक्शन। तो कहाँ पे हो जाएगा? महिला आरक्षण, शिक्षा पर अधिकार, आर्थिक आरक्षण है। कैसा आरक्षण है? आर्थिक आरक्षण। EWS किससे है? आर्थिक आरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, ये तो बात सत्य है, क्योंकि महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। आंसर क्या ढूंढना है? आंसर ढूंढना है असत्य। ये तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। सामान्य स्थिति में वो मतदान नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति मतदान नहीं करते हैं, राज्यसभा के सभापति मतदान करते हैं। तो यही बात सही है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, यही बात गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी, असत्य कथन ही है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य होता है। दोनों सदन से जब प्रस्ताव पारित होता है, पहले प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? प्रस्ताव पहले पेश होता है राज्यसभा में, उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है? लोकसभा में आता है। फिर लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा गया है केवल यहाँ पर लिखा गया है कि राज्यसभा के विशेष बहुमत से, ऐसा कुछ नहीं है। उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद उसे लोकसभा में ले जाया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग के बारे में बात कर रहा है, दिया गया है। यह गांव किस राज्य में है? यह गांव बिहार में है। बिहार में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पूछेगा? अगर जिला पूछ दे, बिहार के किस जिला में है, अगर जिला पूछ दे तो अररिया जिला में। जिला पूछे तो कौन सा जिला? अररिया जिला। GI टैग व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? GI टैग 1999। अगर कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद लगातार बाजार में 10 वर्षों तक अपना प्रभाव जमाए रहे तो उस वस्तु को GI टैग मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न IRCTC से बढ़कर नवरत्न कर दिया गया है। इसे पहले मिनी रत्न में रखा गया था, अब बढ़कर क्या हो गया है? नवरत्न। इसके साथ ही
IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कौन सा नवरत्न बना? तो यह 25वां नवरत्न बना है। 25वां आंसर क्या हो जाएगा? 25वां। अभी नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 29। अभी नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 29। और IRCTC कितना नंबर का है? 25 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, रूस के राष्ट्रपति कमेंट में आंसर दीजिएगा कि रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन? और रूस के संसद का नाम क्या है? रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस का स्मारक क्या है? राष्ट्रीय स्मारक क्रेमलिन धारा। राष्ट्रीय चिन्ह क्रेमलिन। आगे, रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को लॉन्च किया, जो मानक विशेषता के रूप में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक किसे कहते हैं? जिसका जो मैक संख्या 5 से ऊपर हो। तो 3MM22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी कौन? तो पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा पर्म। कौन सा हो जाएगा? पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? चलिए, भ्रष्टाचार से प्रतिबंधित होने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर, तो नाम क्या हो जाएगा? सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर कहाँ की क्रिकेटर है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश। यह महिला क्रिकेटर है। महिला क्रिकेटर, देखिए लिखा हुआ है महिला क्रिकेटर। और कितने साल का बैन है? तो 5 साल का। बैन कितने साल का लगाया गया है? 5 साल का। आगे एग्जाम में, सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन? फिर से, राष्ट्रीय खेल महासंघ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे कुणाल। ये करेंट अफेयर है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, क्या नाम है? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो परियोजना कौन सी परियोजना है? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, इसके लिए सरकार ने कितना अनुमानित लागत बताया है? तो 6282.32 करोड़। 6282.32 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ।
24वें तीर्थकार कौन? महावीर, महावीर स्वामी। अब पूछेगा इनके जन्म के बारे में, जन्म कब हुआ था? 468 BC, 468 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली। स्थान पूछ दे, जन्म का स्थान। कुंडग्राम वैशाली। फिर पूछ दे माता का नाम। मृत्यु पूछ दे, मृत्यु 540 BC। मृत्यु कब हुआ था? 540 BC। कहाँ हुआ था? स्थान पूछेगा मृत्यु का तो पावापुरी, पावापुरी। पूछेगा इनके माता पिता का नाम, पूछ देख माता का नाम। माता का नाम क्या हो जाएगा? त्रिशला, त्रिशला। पिता का नाम पूछे, पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा इनके? अन्नोजा प्रियदर्शनी। और सॉरी, ये इनकी पुत्री का नाम है, पुत्री का। और एग्जाम पूछ दे पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट, क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत पूछेगा कि जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिया था? 4 महाव्रत, 4 महाव्रत किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने। और 5वां महाव्रत किसने दिया था? 5वां महाव्रत पूछेगा कि 5 महाव्रत किसने दिया था? 5 महाव्रत किसने दिया था? तो महावीर ने। अब पूछेगा ये महाव्रत है क्या? 4 महाव्रत कौन कौन? देखिए सबसे पहला हो जाएगा सत्य, यहाँ पे देखिए 5 महाव्रत लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा अहिंसा, तीसरा हो जाएगा अस्तेय, चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और महावीर ने क्या दिया था? 5वां ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। और 4 महाव्रत किसने दिया था? ऋषभदेव ने। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली। मृत्यु पूछेगा तो पावापुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है। नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी।
लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? याद कर लीजिएगा, लॉकहीड मार्टिन, लॉकहीड मार्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डॉट डॉट के कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था। उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डॉट डॉट के कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था। उसका नाम बताइए। उसका नाम है आईएनएस तमाल, आईएनएस तमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के पुरातत्वविद ने ब्रिटेन के विश्व प्राचीन स्टोन हेंज जैसे दिखने वाला 4000 साल पुराना नौपाषाणिक लकड़ी का घेरा खोजा है? फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और जर्मनी। चलिए फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोन हेंज जैसे दिखने वाले 4000 साल पुराने नौपाषाणिक लकड़ी का घेरा खोजा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? चलिए वाडिवास का युद्ध समझते हैं। वाडिवास, वाडिवास का युद्ध, वाडिवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वाडिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच हुआ था? एक साइड से अंग्रेज और दूसरे साइड से थे फ्रांस, फ्रांसीसी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट, सर आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंटर लाली, काउंटर लाली। वाडिवास का युद्ध, इसमें क्या होता है कि सर आयरकूट काउंटर लाली को, इसमें कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांसीसी की हार हो जाती है। वाडिवास के युद्ध में ही, इसी युद्ध में फ्रांसीसियों की भारत में अंतिम रूप से पतन हो जाता है। वाडिवास युद्ध वास्तव में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध चल रहा था। कर्नाटक युद्ध कितना हुआ है? 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है। पूछेगा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच, वर्ष पूछ दे और जीत पूछ, संधि पूछ दे। यहाँ से 3 चीज पूछता है। संधि पूछेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। और तीसरा पूछ दे, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 61। वाडिवास का युद्ध, यह युद्ध जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है।
एग्जाम में फिर पूछ दे, प्रथमा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथमा कर्नाटक युद्ध हुआ था वह एक्स संधि पूछ दे, कौन सी संधि? एक्स-ला-सापल, एक्स-ला-सापल। दूसरा पूछ दे, पांडिचेरी। पांडिचेरी की संधि। और तीसरा पूछ देगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि तक के तहत समाप्त हुआ था। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों को हराया था। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने कब हराया था? स्वाली के युद्ध में। स्वाली के युद्ध 1611। डच को कब हराया था? 1759 में वेदरा के युद्ध, 59 में वेदरा। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से 1451 इसका टाइम पीरियड है। यह पूरे 37 साल तक चला था। 37 साल, 37 वर्षों तक। जब सैयद वंश का स्थापना कब हुआ था? जब तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था तो उसने दीपालपुर या कुछ क्षेत्रों के सैयद वंश के शासक उस समय खिज्र खां, जो उनके सूबेदार के रूप में काम करते, उनको अपनी संपत्ति देकर यहाँ चला गया। ये खिज्र खां नियमित रूप से टैक्स भेजा करते थे। ये नियमित रूप से टैक्स भेजा करते थे किसको? तो तैमूर लंग को। तो यहाँ पे पूछेगा सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? खिज्र खां। 37 वर्षों तक चला था। बलबन के बारे में पूछेगा तो इसने, यह गुलाम वंश का है। बलबन किस वंश का है? यह गुलाम वंश का है, गुलाम वंश। और बलबन के बारे में पूछेगा, इसने एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। इसका संबंध किस चीज़ से है? तो सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग। इसने ही नवरोज त्यौहार को शुरू किया था। नवरोज त्यौहार, और इसने ही सिजदा पाबोस लागू किया था। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस की नीति लागू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर खिज्र खां। इब्राहिम लोदी, बाबर ने इसे पानीपत के प्रथमा युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। यह लोदी वंश का अंतिम शासक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? चलिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें मुक्तिस के नाम से जाना जाता था। मुक्तिस। इल्तुतमिश के बारे में जान जाइए। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। आप लोग बोलेंगे सर गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आप लोग के दिमाग में आएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? आप लोग गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे,
लेकिन सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक और इसको संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इसने क्या कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार, दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, कुतुब मीनार का निर्माण, और क्वेश्चन पूछ देगा एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। एकता प्रणाली की शुरुआत, राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी कहाँ से? पहले राजधानी थी लाहौर, लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली, लाहौर से हटाकर कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। और इसने एक सिक्का चलाया था, सिक्के का प्रचलन किया था, सिक्के का प्रचलन। तो ये 4 किए थे। इसी के समय में चंगेज खां को भारत पर आक्रमण से बचाया था। इल्तुतमिश, चंगेज खां को भारत पर आक्रमण से बचाया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मुक्तिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किसको दिन बंधु कहा था? दिन बंधु, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन बंधु। पूछेगा दिन बंधु किसे कहे थे? तो याद कीजिएगा, दिन बंधु कहे थे CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज, दिन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? CF एंड्रूज। राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न। देश रत्न, पूछेगा देश रत्न के नाम से कौन? राजेंद्र प्रसाद। अब्दुल गफार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? और दिन बंधु हो गया, इन्हें कहा दिन बंधु। और देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। देश बंधु, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए पढ़ते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन के नेता जो थे, इनके नेता थे सर अहमद बरेलवी। सर अहमद बरेलवी थे। इसका केंद्र बिंदु जो था, केंद्र बिंदु हेड मुख्यालय बोल सकते हैं, पटना था, पटना था। यह आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म में नए नियम को लागू करना, नए नियम को लागू करना
दूसरा क्या था, मक्का मदीना के प्रभाव को इस्लाम, मक्का मदीना के प्रभाव को भारतीय मुसलमान पर बढ़ाना, मक्का मदीना के प्रभाव को भारतीय मुसलमान पर बढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करने, तर्क संगीत शिक्षा देना नहीं, ब्रिटिश शासन के साथ इस्लाम को परिशुद्ध करना। आंसर क्या हो जाएगा, इस्लाम को परिशुद्ध करना। महिलाओं पे कुछ विशेष नियम नहीं थे, बस इस्लाम को परिशुद्ध करने के लिए ये क्या आया था, बहावी आंदोलन। इसके नेता कौन थे, सर अहमद बरेलवी, केंद्र था पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछेगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ समझते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, वर्ष पूछेगा कब हुआ था, फिर पूछेगा संधि, गवर्नर जनरल, चलिए समझते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं 4, इसकी संख्या कितनी है, 4। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथमा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1767 से 69 तक हुआ था। 1767 से 69 तक किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि के तहत। पूछेगा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके हुआ था, तो उस समय मैसूर के शासक थे। प्रथमा आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक थे उस समय। किसके किसके बीच बोलेगा, तो अंग्रेज और हैदर अली। अंग्रेज और हैदर अली, प्रथमा में किसके, अंग्रेज और हैदर अली। मद्रास की संधि के तहत हुआ था। उस समय गवर्नर का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बरलास्ट करके था लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84, मंगलोर की संधि, और दूसरा में कौन सा था, 80 से 84 में वारेंग हेस्टिंग। तीसरा पूछेगा, तीसरा कब हुआ था, 1790 से 92, कौन सी संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि उस समय कौन था, 1790 से 92 में रॉबर्ट क्लायू, 90 से 92 में कर्नवालिस, कौन था, कर्नवालिस था। और चौथा 1799 में कौन सी संधि, सहायक संधि। और उस समय कौन था, वेलेस्ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे, तीसरा में कौन है, कर्नवालिस। तीसरा में कौन है,
कर्नवालिस। प्रथमा पूछेगा अंग्रेज और हैदर अली के बीच दूसरा में कौन था? अंग्रेज अब अंग्रेज कॉमन हो जाएंगे, सब में अंग्रेज रहेंगे। अंग्रेज, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर और टीपू, इसी के बेटे थे टीपू सुल्तान, तो टीपू भी थे। हैदर की मृत्यु हो गई थी 1782 में। एक युद्ध होता है 1782 में, एक युद्ध होता है पोर्टानोवा का युद्ध, उसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। पोर्टानोवा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी सब में अंग्रेज, तीसरा भी हो जाएगा अंग्रेज और टीपू के बीच, और चौथा भी हो जाएगा अंग्रेज और टीपू के बीच। पूछेगा टीपू की मृत्यु कब होती है? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। टीपू की मृत्यु कब होती है? मृत्यु 1799, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो चलिए इतना कहाँ समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से 2-3 क्वेश्चन पूछता है जो कि एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पूछ देगा, कांग्रेस के प्रथम पार्सियन अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बड़े अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा पूछेगा इनके बुक का नाम पूछता है हमेशा, बुक का नाम। तो पोवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन पूछ देगा? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी। क्वेश्चन पूछ देगा कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक MN राय 1925 में हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछेगा, वयोवृद्ध पुरुष, गोपाल कृष्ण गोखले वयोवृद्ध पुरुष। ये कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो चलिए इतना याद रहे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया इसका दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय। पूछेगा पुर्तगाली का प्रथम वायसराय, पुर्तगाली का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पूछेगा पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली कंपनी है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। या लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा
किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब? 1876 से 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876 से 1880। 1876 से 1880। इनके टाइम में कुछ काम हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला, प्रथम, इस लॉर्ड लिटन ने इसके समय में प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन, दरबार का आयोजन कब होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी 1877। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, इसके समय में 1878 में ही आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तीसरा पूछ देगा, इसी के समय आया था 1878 में आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते कोई भारतीय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वह प्रेस के कोई भी प्रिंटिंग प्रेस है जो वो केवल अब अंग्रेजी भाषा में ही छपेगी, यानी भारतीय प्रेस का मुंह बंद इसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुंह बंद करा दिया था। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत यह नियम आया था कि आज के बाद कोई भी जो पत्रिकाएं हैं वो केवल इंग्लिश भाषा में छपेगी। यह मुख्य रूप से आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश, उसी को बंद कराने के लिए आया था। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। चार्ल्स मेंटकॉफ इसे कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। पूछेगा प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। और शासनकाल पूछेगा चार्ल्स मेंटकॉफ का तो 1835 से 36। शासनकाल कब है इसका? 1835 से 36। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय तो बहुत घटना हुई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड कब हो जाएगा? 56 से 62, 1856 से 62। और लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इसी के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुआ था। और 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से कौन जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। भारत में सबसे पहले रुपया का प्रचलन इसने ही किया था। रुपया कहा जाता था, रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से? 1540 से 1545। 1540 से 1545। यह कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? अग्नेय चट्टान, वह चट्टान, अग्नेय चट्टान पहले बना किस चीज़ से होता है? अग्नेय चट्टान के बारे में जानते हैं। यह मैग्मा और लावा से बना होता है। अग्नेय चट्टान किस चीज़ से बना होता है? अग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा से बना होता है। तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और कयांत्रित। चट्टान के बारे में बात करेगा तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्नेय, दूसरा होता है अवसादी और तीसरा होता है कयांत्रित। कयांत्रित। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इग्नस, सेडिमेंट्री,
और मेटामॉर्फिक। अग्नेय चट्टान किस चीज़ से बना होता है? तो ये मैग्मा से बना होता है, मैग्मा से। अवसादी चट्टान अवसादों के जमा होने से बनता है, अवसादों के जमा होने से। और अग्नेय अवसादी से कयांत्रित किससे बनता है? तो अग्नेय और अवसादी के क्षरण से, अवसादी के क्षरण से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, ग्रेबो भी अग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट, बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान है, स्लेट, स्लेट जो है यह कयांत्रित चट्टान है, कयांत्रित, कयांत्रित, स्लेट जो है कयांत्रित। और स्लेट का भी कयांत्रित होता है, स्लेट का इसका कयांत्रित रूप होता है, कयांत्रित फाइलाइट। इसका कयांत्रित रूप क्या होता है? फाइलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर निकल के गया स्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा तो कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड, वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन के और इंग्लैंड के बीच। 1815 में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? वाटरलू का युद्ध 1815 में किसके किसके बीच? यह युद्ध हुआ था अंग्रेज और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन, नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन था फ्रांस का। कब हुआ था? 1815 में। इसमें किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को पकड़कर कहाँ ले गए थे? सेंट हेलेना द्वीप पर छोड़ दिया था, सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। अफ्रीका के जस्ट, दक्षिणी अफ्रीका के जस्ट नीचे है। और सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1821 में मृत्यु। पूछेगा सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए सेंट हेलेना द्वीप है प्रशांत अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1815। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? प्रदूषक के कारण दामोदर नदी को। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ होता है? उद्गम पूछेगा तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो पलामू से, पलामू से। सहायक किसकी नदी है? कहाँ? दामोदर नदी। मुहाना कहाँ है इसका? मुहाना बंगाल की खाड़ी, एस्चुरी बनाने वाली नदी है। ये क्या एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और इस नदी पर बनाया गया है पहला, फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। उसका नाम है, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ? 1948 में। बनाया कब गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का सबसे ऊंचा कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा कृत्रिम झील गोविंद सागर। भारत का सबसे ऊंचा कृत्रिम झील गोविंद सागर। उकाई झील ताप्ती नदी पे। गोविंद सागर किस नदी पे? सतलज। ये किस नदी पे? ताप्ती। ताप्ती। सांभर झील गोविंद सागर पहले पूछेगा कहाँ पे है। पूछेगा गोविंद सागर झील है कहाँ पे, ये है कहाँ पे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि गोविंद सागर झील है कहाँ पे, तो ये पंजाब में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। पूछेगा उकाई झील सुखना झील कहाँ है? हरियाणा। और उकाई कहाँ है? गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, सतलज नदी से पानी मिलती है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्रता, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं को काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। यह काल वैसाखी कहाँ होता है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। काल वैसाखी जो मानसून आती है, भारत में जो सबसे पहले मानसून आती है वो पश्चिमी घाट पर्वत, मानसून को देखते हैं, वो पश्चिमी घाट पर्वत में आके केरल से आके टकराती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में टकराती है और यहाँ खूब वर्षा कराती है। जब यह मानसून आगे की ओर बढ़ती है तो इस साइड क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में कर्नाटक साइड में जो वर्षा होता है उसे केरल से कर्नाटक की साइड में जो वर्षा होता है इस साइड में, इसे नार्वेस्टर कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? नार्वेस्टर। और जब यही मानसून, जब दक्षिणी पश्चिम मानसून इधर से बंगाल की खाड़ी से, जब दक्षिणी पश्चिम मानसून एंट्री करती है बंगाल की खाड़ी से, तो इसे क्या, जब फिर से जब यह केरल के तट से एंट्री करती है तो इसका नाम नार्वेस्टर हो जाता है। जब यही मानसून बंगाल की खाड़ी से एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है काल वैसाखी। और एंट्री कहाँ करती है? पश्चिम बंगाल में। तो काल वैसाखी कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और केरल कर्नाटक साइड में क्या हो जाएगा? नार्वेस्टर। केरल कर्नाटक साइड में नार्वेस्टर। चलिए आगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? कब तक रहता है? 3 माह तक। तो 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर ऑप्शन में है नहीं। 15 जून से कब तक रहता है? तो सितंबर है नहीं तो क्या मारेंगे? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? आराम से, भारत का ये नक्शा हो गया, इधर हो गया पश्चिमी घाट, इधर हो गया पश्चिमी घाट जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, इधर है पूर्वी घाट ऐसे टूटी हुई है। तो पूर्वी घाट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट में नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पूर्वी घाट में नहीं है। सबसे पहले सबसे पहला वेलिकोंडा। वेलिकोंडा जो है यह आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे है वेलिकोंडा, यहाँ पे वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो ये तो पूर्वी घाट में हो गया। दूसरा पढ़ेंगे जावदी की पहाड़ी और सोसाचलम। सोसाचलम जो है ये तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना यहाँ पे बगल में है, यहाँ पे तेलंगाना। तो यहाँ यही पूर्वी घाट का हिस्सा है तेलंगाना में। तेलंगाना में नाम क्या है? सोसाचलम। सोसाचलम। और उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में यहाँ ऊपर उड़ीसा में पड़ता है जावदी की पहाड़ी, उड़ीसा में। तो 3 पहाड़ियाँ वेलाकोंडी, सोसाचलम, जावदी, ये तीनों कहाँ पड़ता है? ये पूर्वी घाट में। और पश्चिमी घाट में पड़ता है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ऊपर कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कुद्रेमुख पहाड़ी का हिस्सा होता है, ये पड़ता है कर्नाटक में।
कर्नाटक, उड़ीसा और सोसाचलम तेलंगाना और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। कुद्रेमुख पहाड़ी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है यह ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है यह ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? कांडला का दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका कर दिया गया? कांडला का। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण, त्रिवेणी नहर जो है पहले पूछेगा त्रिवेणी नहर कहाँ पे है? तो त्रिवेणी नहर है गंडक नदी पे। कहाँ पे है? किस नदी पे? गंडक नदी पे। और गंडक किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। गंडक किसकी सहायक है? गंगा की। उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? धौलागिरी पहाड़ी से। धौलागिरी पहाड़ी। इसकी लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। इसी पर बनाया गया त्रिवेणी बांध। इसी गंडक नदी पर बनाया गया है, इसी पर बनाया गया है त्रिवेणी बांध। इसका नाम है त्रिवेणी बांध। ये कब बनाया गया था? 1905 में। त्रिवेणी बांध कब बनाया गया था? 1905 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछेगा निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, या इसी को बोलते हैं रेगूर मिट्टी। इसको क्या बोला जाता है? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? इसका रंग काला होने का कारण है, रंग काला, इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। इसके प्रकार कितने होते हैं? खादर और बांगर। नई को बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर बोलता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। लाल मिट्टी को बंजर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी को क्या बोला जाता है? बंजर मिट्टी। उसमें चूना डाल के इसकी उर्वरकता बढ़ाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका निर्माण जो होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण, यह निर्माण होता है लिंचिंग विधि द्वारा। लिंचिंग विधि, ठीक है, और काजू के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? काली मिट्टी। आंसर काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? हरिके बैराज, गांधी सागर बांध और भाखड़ा नंगल बांध। इंदिरा गांधी हरिके बैराज हो जाएगा। यहीं से निकलती है, सतलज नदी से। कहाँ से? सतलज नदी। सतलज नदी। ये क्वेश्चन अत्यंत VVI है। भाखड़ा नंगल बांध भी किस नदी पे है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकल? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे, और भाखड़ा नंगल बांध के बदल से ही निकाला जाता है नहर। हरिके बैराज हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ियों का पहचान करें। बेमेल, देखिए मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बिल्कुल सही है। बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी सही है।
लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा? सदाबहार। कहाँ पे? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे कौन सा वन पाया जाएगा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और राजस्थान में कांटेदार वन। ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल जोड़ा का पहचान कीजिए? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अंडमान निकोबार में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको देखते हैं। वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे निरूपण करता है। क्या क्या दिया है? संचार, टेलीफोन और पत्र। संचार दिया है। संचार कैसे हो सकता है? संचार का साधन क्या क्या हो सकता है? संचार का साधन हो सकता है टेलीफोन और पत्र। किसी एक दूसरे से अपनी सूचना को दूसरे जगह ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? अपनी बात को दूसरे जगह ट्रांसफ़र टेलीफोन से भी किया जाता है और पत्र भी से भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीच में ले लेंगे संचार। संचार कैसे कैसे हो सकता है? या तो टेलीफोन से या तो पत्र से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और बाहर वाला हो जाएगा संचार। संचार दो ही माध्यम से हो सकता है। संचार दो ही माध्यम से होता है। संचार के भीतर हो जाएगा टेलीफोन और पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूरा करता है। रिक्त स्थान को पूरा करता है, यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ देखिए, इकाई स्थान को पकड़िए। 1 1 2 3 2 5 52, जोड़ने पर क्या हो जाता है? 52 हो जा रहा है। इसको पकड़िए। 9 6 15, इकाई स्थान 5, 6 3 9, इकाई स्थान 9, इकाई स्थान 9 इस पे है। जोड़ने पे आ जा रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इकाई स्थान पकड़ के जोड़ रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। समय बच गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह एक खेत में कुछ बतख और घोड़े मौजूद हैं। एक खेत में कुछ बतख और घोड़े मौजूद हैं। कुल मिलाकर 120 पैर हैं और 50 सिर है। तो बताएं खेत में कितने घोड़े हैं? मान लिया जाए खेत में बतख की संख्या x, किसका संख्या? घोड़े की संख्या। तो मान लिया जाए घोड़े की संख्या x, घोड़े की संख्या x और बतख की संख्या y। अगर दोनों को जोड़ देंगे यानी कि x प्लस y, दोनों को कुल संख्या कितनी है? तो घोड़े के कुल संख्या 120 है। कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 50 सर है, यानी कुल संख्या 50 है। अब क्या बता रहा है? बतख के पैर होते हैं 2 और घोड़ा का पैर होता है 4, यानी कि घोड़ा का कितना पैर होता है? 4, और बतख के 2 पैरों की संख्या कितना दिया है? पैरों की संख्या 120 दिया है। तो बोल सकते हैं कि 4x प्लस 2y बराबर 120। बिल्कुल हो सकता है। चलिए यहाँ से हम लंबा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आसानी से अगर यहाँ से हम कॉमन कर ले, यहाँ से दो कॉमन कर ले अगर, तो क्या हो जाएगा? इसको समीकरण 1 मानते हैं। 2 कॉमन कर लिए, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा? 2x प्लस वाई बराबर 120। 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आसानी से बना सकते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 50 और 2x प्लस वाई बराबर 60। अब सभी में y से गुणा कर दिए, एक से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर माइनस यहाँ से घटाइए, माइनस घटाने पे, दोनों साइड घटाने पे, तो घटाएंगे तो y कट जाएगा। x में से 2x जाएगा तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 50 में से 60 जाएगा तो -10। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 10। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है x बराबर 10 आ गया और x प्लस वाई का मान कितना है? x प्लस वाई का मान है 50 और x बराबर आ गया 10। x बराबर 10 आ गया, प्लस y बराबर कितना है? 50। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 40। तो किसके बारे में पूछा? x का मान पूछा है ना। x की संख्या कितनी है? x को ही हम घोड़ा माने थे, x को ही घोड़ा मानते, x की संख्या कितनी हो जाएगी?
10 और y की संख्या कितनी हो जाएगी 40। चलिए आज का सेशन कैसा रहा, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग बताएंगे। अगर सेशन अच्छा रहा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे। और कल हमारे यहाँ ऑफलाइन में सेट चलता है, जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र के होंगे या बाहरी क्षेत्र होंगे सेट मारना चाहते हैं तो मेरे इस संस्थान में आ सकते हैं। सोल्यूशन आप देख लिए, प्रत्येक दिन इसका इसी प्रकार से सोल्यूशन चलेगा। धन्यवाद।